नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी संगम फॉलो अप। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आगरा में एक युवक को केमिकल डालकर जलाने का मामला सामने आया है। युवक की प्रेमिका पर आरोप है कि उन्होंने अपने घर में बुलाकर युवक पर केमिकल डाल दिया। 90% जली हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आगरा के थाना रकाबगंज के मोहनपुरा की ये घटना है और जलाए गए युवक का नाम शिव कुमार है और घटना के बाद से प्रेमिका के घरवाले फरार बताए जा रहे हैं। तो युवक को घर में बुलाकर केमिकल डाला। युवक की हालत गंभीर, 90% हालत में अस्पताल में भर्ती। थाना रकाबगंज के मोहनपुरा की घटना। युवक का नाम शिव कुमार। तो आगरा में एक युवक को केमिकल डालकर जलाने का मामला सामने आया है। युवक की प्रेमिका पर आरोप है कि उसने अपने घर बुलाकर युवक पर केमिकल डाल दिया। 90% जली हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आगरा के थाना रकाबगंज के मोहनपुरा की यह घटना बताई जा रही है। जलाए गए युवक का नाम शिव कुमार है और घटना के बाद से प्रेमिका के घरवाले फरार हैं। इधर हाथरस में एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है और गैंगरेप से पहले एक साजिश रची गई, जिसमें आरोपी शख्स की बहन भी शामिल है। वारदात 15 अगस्त की है। दरिंदगी की वारदात की परतें खोलती ये रिपोर्ट देखिए। हाथरस में सामने आई है हैवानियत की वारदात, जहां गैंगरेप से पहले रची गई एक साजिश। दोस्ती की आड़ में खेला गया दरिंदगी का खेल। जी हां, सादाबाद थाना इलाके में 12वीं की एक लड़की से 3 युवकों ने गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, जिसकी गवाही खुद पीड़ित लड़की दे रही है। वारदात उस दिन की है जब सारा देश आजादी के जश्न में डूबा था। वहीं हाथरस में एक लड़की के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया। 15 अगस्त यही वो तारीख थी जब पीड़ित के साथ ये घटना घटी। एक कमरे बंद कर दिया, उस कमरे में 2 लड़के थे और उन्होंने मेरे साथ बंद किया। एक लड़का बुला लिया आशीष नाम। पीड़ित के मुताबिक आरोपी युवकों में एक की बहन ने उसे अपने घर बुलाया और फिर उसे वहां एक कमरे में बंद कर दिया और जिसके बाद 3 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। अपनी सहेली के पास मिलने के लिए जा रही थी। गांव में ही एक भागेश का मकान है, उसके बहन जो आरोप लगाए हैं उसकी बहन ने उसको उस मकान में अंदर लिया। जो 2 लड़के थे उन्होंने उसके साथ रेप किया। उसका मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। जो इसमें आएगा अगली कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। लेकिन हाथरस में घटी इस वारदात ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल या निशान लगा दिया है। दीपेश शर्मा, जी मीडिया, हाथरस। इधर कानपुर में जी संगम की खबर का असर हुआ है। यहां पुलिस थाने में हवन कराने वाले थाना इंचार्ज एसपी दुबे को लाइन हाजिर कर दिया गया है। दरअसल थाना चकेरी क्षेत्र में बीते कुछ वक्त से लूट, चोरी और डकैती की घटनाएं बढ़ गई थी, जिससे तंग आकर थाना इंचार्ज ने थाने में हवन करवाया, जिसमें उनके सहयोगी भी शामिल हुए थे। ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद उजैर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। उजैर, क्या कुछ है मामला? देखिए, कानपुर में जो ये थाना चकेरी में दुबे एसओ ने जो हवन कराया था, इनका ऐसा मानना था कि शायद जो है इस हवन कराने से क्षेत्र में जो है अपराध में कुछ रुकावट आएगी, कुछ कमी आएगी। पिछले कुछ दिनों से जो है चकेरी थाना क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर अपराध जो है हो रहा था और आए दिन कोई न कोई घटनाएं एक दिन में कई होती चली जा रही थी। लेकिन इन सारी चीजों के ऊपर देखते हुए पुलिस जो है इन अपराध को रोक पाने में नाकामयाब रही थी। और सर, जो सबसे इसमें खास बात निकल के आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा हाईटेक कंट्रोल रूम कानपुर शहर के अंदर है। दूसरी खास चीज ये थी कि प्रदेश सरकार ने कानपुर को 6500 नंबर की गाड़ियां दी थी, जो अलग अलग क्षेत्रों में गश्त करती थी और अपराध को रोकने में मददगार साबित होती थी। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। अपराधों पर रोक लगाने के लिए ये हवन किया था। और साथ ही आपको बताते चले, दरअसल कानपुर के चकेरी थाने के इंचार्ज एसपी दुबे ने क्राइम कंट्रोल के लिए सर्वबाधा शांति यज्ञ का रास्ता अपनाया और बाकायदा थाना इंचार्ज की निगरानी में पूजा की तैयारियां पूरी हुई और थाने के सभी पुलिसकर्मी हवन में शामिल होकर क्राइम कंट्रोल के लिए भगवान से प्रार्थना उन्होंने किया और इसी के मद्देनजर उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। तो एक बार फिर आगे अगर बढ़े तो गुरु शिष्य का रिश्ता तार तार हुआ है।
कानपुर का चकेरी थाना, जहां आज से पहले अपराधियों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी, इंसाफ की दरकार में भटकते लोगों का हुजूम नजर आता था। शुक्रवार को यहां जो नजारा सामने आया, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। जहां अपराध बेकाबू हो रहा है, जहां बेखौफ अपराधियों के सामने पुलिस वालों की नींद हराम हो चुकी है, उस थाने में हवन आखिर किस मकसद से, यही जानने के लिए हमारी टीम थाने में दाखिल हुई। पहली नजर में हम भी हैरान हो गए। थाने में पंडित जी हवन कर रहे थे। थाने में हवन कराने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि थाना इंचार्ज एसपी दुबे थे। थोड़ी तफ्तीश के बाद पता चला कि थाने में यह हवन सर्वबाधा शांति यज्ञ को संपन्न करने के लिए हुआ है। बकायदा पूरे थाने ने ईश्वर के सामने इलाके की शांति बनाए रखने और अपराध मुक्त बनाए रखने की कामना की। तो शांति के लिए हवन होता है, हवन का नाम ही शांति। कहाँ पे हवन कराया? थाने के अंदर कराया? कहाँ कराया? थाने के अंदर। तो क्या ये जो शहर में अपराध बढ़ रहे हैं उनकी शांति वांति के लिए है? हाँ, बस अपराध शांत हो भाई, यहाँ इसीलिए हवन कराया। तो हवन से शांति होगी। क्या मतलब थाने में अपराध कम होंगे थाना क्षेत्र में? होना चाहिए और होंगी। यही वजह है कि थाना इंचार्ज भी इस बात से गुरेज नहीं करते कि जहां अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कानूनी दायरे और प्रशासन की निगरानी जरूरी है, वैसे ही इलाके के अमन और चैन के लिए परवरदिगार की कृपा जरूरी है। मतलब थाने में शांति नहीं रहेगा, लोग भी शांति में बने। ऐसा उसको पॉलिटिकल लोग व्यक्तिगत चीज है, उसको क्या है। फिलहाल चकेरी थाना में सर्वबाधा शांति यज्ञ पूरा कर लिया गया है। थाना इंचार्ज से लेकर हर सिपाही ने निष्ठा के साथ ईश्वर से मंगल कामना की। अब इसे पुलिस वालों की अटूट आस्था का नतीजा कहें चाहे कुछ और। अब देखना ये है कि क्या इस तरह से यज्ञ और पूजा का सहारा लेकर यूपी की पुलिस अपराध पर लगाम लगा पाने में कामयाब हो पाती है, या फिर पाप और पुण्य में अंतर न करने वाले अपराधी यूं ही अपराध करते रहते हैं। मोहम्मद उजैर, जी मीडिया, कानपुर। चलिए आगे अगर बढ़े तो एक बार फिर से गुरु शिष्य का रिश्ता तार-तार हुआ है और गाजियाबाद के एक प्राइवेट स्कूल टीचर के टॉर्चर का मामला सामने आया है। कृष्णा पब्लिक स्कूल की टीचर पर 6 साल के मासूम बच्चे को बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया। वहीं जब स्कूल के प्रिंसिपल से परिजनों ने शिकायत की तो मदद की बजाय वो उल्टा परिजनों पर बरस पड़ी और परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन स्कूल प्रबंधन के रसूखदार होने के चलते पुलिस ने हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया है और आला अधिकारी मामले में कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। 6 साल के इस मासूम बच्चे के शरीर पर ये जख्म दिए हैं इसी की स्कूल टीचर ने। जी हां, मासूम की आंखों में टीचर का खौफ इस कदर भर गया है कि वो डर के चलते कभी जुबान में भी नाम लेने से कतरा रहा है। बेटा किसने मारा है तुम्हें? स्कूल के मामले जानते हो आप? होमवर्क पूरा न करने की सजा लेडी टीचर ने मासूम के शरीर पर इन जख्मों के तौर पर दी। बच्चे की पिटाई की खबर जब परिजनों को लगी तो वो अपने बच्चे का हाल जानने कृष्णा पब्लिक स्कूल जा पहुंचे, लेकिन स्कूल प्रशासन ने शिकायत सुनने के बजाय उल्टा परिजनों से ही बदसलूकी की। यही नहीं, होमवर्क पूरा न करने पर आगे भी बच्चों की पिटाई की बात कही। इसको इसकी क्लास टीचर ने ड्राइंग में बनाने के ऊपर इतना बुरी तरह पीटा है, पूरे शरीर पे इसके लोहे से मारा है, वो भी लकड़ी टूट गई। शिकायत की, उन्होंने बोला कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, ऐसे ही पीटेंगे बच्चे। आपको बता दें 6 साल का मासूम विजयनगर थाना इलाके के कृष्णा पब्लिक स्कूल में नर्सरी का छात्र है। टीचर की पिटाई से मासूम का पूरा शरीर लाल पड़ गया। आनंद फानन में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में स्कूल की प्रिंसिपल कविता यादव की लापरवाही भी सामने आई है, जिन्होंने न सिर्फ मासूम के परिजनों से बदसलूकी की बल्कि मामले को दबाने की भी कोशिश की। सवालों में गाजियाबाद पुलिस भी है, जिसने इस गंभीर मामले को महज मामूली धाराओं में दर्ज किया। ऐसे में देखना होगा एक मासूम को होमवर्क के नाम पर जख्म देने वाली आरोपी टीचर और स्कूल प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता यादराम जुड़ चुके हैं। यादराम, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है इस मामले को लेकर? देखिए, अगर पहले की बात करें तो जिस समय ये घटना हुई थी उस समय जी जो स्कूल प्रशासन है, जब परिजन वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उनको डांट कर भगा दिया और उनसे काफी
उनको बहस भी की, जिसके बाद जो परिजन थे वो पुलिस में गए, लेकिन पुलिस ने भी यहाँ पर इस मामले में, चूंकि ये एक दबंग व्यक्ति है, उनका स्कूल है, पुलिस ने भी इस मामले में काफी मिला हवाले किए और उन्होंने सिर्फ सभी धाराओं में मुकदमा दर्ज न करके सिर्फ एनसीआर में इस FIR को किया। लेकिन जैसे ही ये मामला मीडिया में आया, हाईलाइट हुआ, तभी पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने एक्शन में आने के बाद इस जो धारा है उसको बाल हिंसा अधिनियम में तरमीम कर लिया है और जो टीचर है उसको गिरफ्तार कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया इस जानकारियों के लिए आपका, यादराम। उधर खबरों में बढ़ते हैं आगे। शामली के कैराना कस्बे में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई और खेल कला मोहल्ले में अज्ञात युवकों ने ईंटों से पीट कर उसे मौत की घाट उतार दिया। बताया जाता है कि मृतक सबीर जमनागर में फल बेचने का काम करता है और मृतक के परिजनों ने किसी से भी आपसी रंजिश होने की बात से इनकार किया है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। ये मोहल्ला खेल पड़ता है कस्बा कैराना में, उसमें एक युवक साबिर की लाश मिली है जो प्रथम दृश्य प्रतीत होता है की गई है। ये आपराधिक प्रवृत्ति का था, जैसा कि संज्ञान में आया और संभव है कि आपसी उनके साथ ही विवाद के कारण ऐसा कुछ हुआ है। इस संबंध में अभी पंजीकृत कर लिया गया है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। और शामली जनपद के सदर कोतवाली इलाके में घर से फरार हुई एक युवती से जुड़े विवाद को लेकर दो परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया। शुक्रवार देर शाम दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे तलवार से हमला बोल दिया। इस दरमियान गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 महिला समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये घटना सराय मोहल्ले में हुई है, जहां कुछ दिनों पहले ही एक युवती ने घर से भागकर कोर्ट में शादी कर ली थी और इसके बाद दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी हो गई। शुक्रवार देर शाम ये रंजिश खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई और इस विवाद में घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये बताते हैं कि एक पक्ष की लड़की चली गई थी किसी के साथ, दूसरे पक्ष में जो है इसी बात को लेकर के आज दोनों में विवाद हुआ और इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और दूसरे पक्ष में कुछ लोग घायल हैं। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़े आगे तो पहले दंगा, फिर जांच और फिर जांच रिपोर्ट पर सियासत। उत्तर प्रदेश में यह सिलसिला बीते 2.5-3 सालों से थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बार मसला सहारनपुर दंगे को लेकर गरमाया है, जिस पर यूपी सरकार की ओर से गठित 5 सदस्यीय जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में दंगे के लिए जहां प्रशासनिक चूक को जिम्मेदार माना गया है, वहीं बीजेपी के स्थानीय सांसद राघव लखनपाल की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए, जिसके बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। जले हुए आशियानों और सहमे हुए दिलों की बिसात पर सियासत की रोटी सेकना शायद सबसे आसान काम होता है। बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि उन्माद के जहर से सिर्फ एक घर नहीं जलता, बल्कि भरोसे की डोर भी कच्ची हो जाती है, जिसका दंश आने वाली कई पीढ़ियां झेलती है। मुजफ्फरनगर में नाकाम यूपी सरकार का प्रशासनिक अमला सहारनपुर में भी नाकाम साबित हुआ है। ये बात खुद यूपी सरकार की ओर से गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट कहती है। वैसे अगर सहारनपुर मामले को देखें तो यकीनन ये पूरा मामला कुछ प्रशासनिक अफसरों के सिरफिरे रवैये से ही पेश आया। शिवपाल यादव की अध्यक्षता वाली जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा से पहली रात न तो भीड़ एकत्र होने देना चाहिए था, न ही विवादित स्थल पर लिंटर डालने की अनुमति देनी चाहिए थी। प्रशासन ने अगर सूझबूझ से काम लिया होता तो ये घटना रोकी जा सकती थी। खैर, ये तो हुई असल बात। अब जरा सियासत की बात भी समझ लेते हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव की अध्यक्षता वाली इस कमेटी ने सहारनपुर दंगे की वजह तलाशते तलाशते सियासत की गुंजाइश भी तलाश ली है। कमेटी की रिपोर्ट में स्थानीय बीजेपी सांसद राघव लखनपाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। ये कम्युनल राइट्स नहीं है, ये क्रिमिनल राइट्स है और ये पूरा देश समझ रहा है अच्छी तरह। एक तजर्बा किया भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर में, इंसानियत को लहूलुहान किया और वो तजर्बा उनका कामयाब हुआ। तो वहीं बीजेपी ने सवाल उठाया है कि खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही जब जांच की है तो फिर इसे भरोसेमंद क्यों माना जाए।
देखिए, उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी की कमेटी की रिपोर्ट है, इसलिए उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मैंने रिपोर्ट को देखा भी नहीं। वहीं बीएसपी मुखिया मायावती ने इस मामले में नया एंगल निकाला है और इसे एसपी बीजेपी की मिली भगत से हुई साजिश करार दिया है। सहारनपुर में जो दंगे हुए हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी का भी पूरा है, तो इन दोनों की मिली भगत के तहत ही वहाँ पर ये दंगे हुए हैं। तो मुलायम सिंह यादव का इसे लेकर क्या नजरिया है, ये भी देख लीजिए। जो हम कमेटी गई थी, वो कमेटी की रिपोर्ट जो है वो अभी 1 हफ्ते बाद फाइनल दे देंगे। नेता की रिपोर्ट आ गई है, उसमें बीजेपी मैंने अभी पढ़ा नहीं, हमने नहीं पढ़ा, रिपोर्ट वो हमें देंगे। बहरहाल दंगा हुआ, दंगे की रिपोर्ट भी आ गई, सियासत भी शुरू हो गई और धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ ये सियासत भी थम जाएगी। लेकिन उनका क्या जो 24 घंटे में बही उन्मादी बयार का शिकार बन गए? उनका क्या जिन्होंने अपनी जमा पूंजी एक झटके में गंवा दी? उन्हें भी तो जवाब चाहिए। क्या सियासी कमेटीबाजी में उनके दर्द को भी महसूस किया गया? सवाल ये भी है कि क्या वाकई इस रिपोर्ट ने सहारनपुर के सवाल सुलझा दिए हैं या फिर नए सवालों की गुंजाइश तैयार कर दी है? दिल्ली से अनुराग चड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। भानपुर इलाके में एक संदूक से महिला का शव बरामद हुआ है। महिला की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है और अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस के मुताबिक शायद महिला की हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगाया गया है। हालांकि पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस के मुताबिक शायद महिला की हत्या कर, तो पुलिस को यह भी शक है कि हत्या में 1 से ज्यादा लोग शामिल हैं। बहरहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस वारदात की तफ्तीश में जुट गई है। यहाँ पर लेटिंग करने के हिसाब से आया था, मैंने देखा यहाँ पर एक बक्सा पड़ा हुआ है नाले के अंदर। मैं बाजू में पहुंचा तो देखा पैर और हाथ बाहर थे। जैसे देखते ही मैं यहाँ से चला गया वापस और पुलिस को सूचना दी। पुलिस जैसे आई उसी कार्रवाई यहाँ पर चालू हो गई थी। सूचना मिली थी कि यहाँ एक बक्से के अंदर एक शव है। ये सूचना पर स्थानीय पुलिस यहाँ पहुंची थी और अभी इस बॉडी को बाहर निकलवाया गया है। अभी इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद जैसे भी आगे साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से विवेचना की जाएगी। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मकरंद काले जुड़ चुके हैं। मकरंद, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ शिनाख्त हो पाएगी है कि आखिर ये महिला कौन है और आरोपी कौन है? हत्यारा, इसमें क्या कुछ खुलासा हो पाया है? अभी फिलहाल पोस्टमार्टम इसका होना है, क्योंकि छुट्टी का दिन है, इसलिए अभी पोस्टमार्टम पूरा नहीं हो पाया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन प्रथम दृष्टया मामला हत्या का ही लग रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये लाश तकरीबन 3 से 4 दिन पुरानी है, जिसको कि यहाँ लाकर तालाब में फेंका गया था। एक अपने आप जो एक जगह खेतों के किनारे किनारे छूट जाती है और वहाँ जब पानी भर जाता है, वैसी कुछ ये जगह है जहाँ पर कुछ पानी भरा हुआ था। तालाब नुमा एक जगह बन गई थी और उसी में ये संदूक फेंका गया था। सुबह कुछ मजदूरों ने, कुछ बस्ती के लोगों ने यहाँ पर इस संदूक को देखा, जिससे हाथ और पैर बाहर आ रहे थे और पुलिस को आनंद में सूचना दी। पुलिस ने आकर शव को देखा तो एक महिला का शव था, जिसकी उम्र तकरीबन 35 से 40 साल के बीच थी और इसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि शव बुरी तरह से क्षत विक्षत है और काफी फूल भी गया है, क्योंकि 3 से 4 दिन पुरानी ये बॉडी हो चुकी है। तो शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि मौत किस तरह से हुई है, क्योंकि आशंका जिस तरह से पुलिस ने जताई है कि संदूक में ये लाश रखी हुई थी, संदूक में ये लाश यहाँ लाकर फेंकी गई थी, तो हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से संदूक को यहाँ पे फेंका गया है और जो लोकेशन है, जो जगह है, वहाँ पर गाड़ी के आने जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों ने यहाँ आके इस संदूक को रखा है और एक शख्स इस तरह का काम नहीं कर सकता। 2 या 2 से ज्यादा लोग इस पूरी मामले में शामिल हो सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से जो आशंका जताई जा रही है, वो इसके जो सूत्र बता रहे हैं वो इसी तरह से है और बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मौत कैसे हुई है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए मकरंद काले। तो इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए। खबरें लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए जी संगम के साथ।